नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। आगे का एजेंडा की शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले बात होगी उत्तरकाशी में जारी ऑपरेशन जिंदगी की। 41 मजदूरों को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। 41 मजदूरों को सुरंग से निकालने की कोशिश 15 दिन से जारी है, लेकिन 15 दिन बाद भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। पूरा देश 15 दिन से दिन रात यही दुआ मांग रहा है कि उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूर सही सलामत बाहर आएं, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। 12 नवंबर को उत्तरकाशी की सुरंग में 41 मजदूर फंस गए थे और तब से ही हर दिन की शुरुआत इसी उम्मीद के साथ होती है कि शायद आज कामयाबी मिलेगी, और इसी उम्मीद के सहारे एक एक करके 15 दिन हो गए, लेकिन अभी भी सब कुछ उम्मीद पर टिका है, क्योंकि रेस्क्यू मिशन को कल एक जोरदार झटका लगा जब मजदूरों तक पहुंचने में महज 10 मीटर बचे थे, लेकिन ऑगर मशीन टूट गई, बेकार हो गई। रेस्क्यू टीम और मजदूरों के परिजनों की टेंशन बढ़ गई कि अब आखिर क्या होगा। सवाल यह है कि आखिर कब तक 41 मजदूर सुरंग में फंसे रहेंगे? क्या ऑगर मशीन टूट जाने के बाद अब रेस्क्यू मिशन ओवर हो गया? रेस्क्यू का क्या कोई और ऑप्शन है, और अगर है तो फिर क्या है, उसे कैसे अंजाम दिया जाएगा ताकि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जा सके? ये तमाम सवाल हैं जो सभी के मन में गूंज रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर है उत्तरकाशी में ऑपरेशन टनल को लेकर। बड़ी खबर यह है कि हैदराबाद से ऑगर मशीन टूटने के बाद प्लाज्मा कटर मशीन लाई गई है। इसका इस्तेमाल किया जाएगा। प्लाज्मा कटर से ऑगर मशीन को काटने का काम किया जाएगा। यानी कि उम्मीद की जो सबसे बड़ी पहेली थी, जो सबसे बड़ी किरण थी ऑगर मशीन, वो टूट गई। अब ऑगर मशीन को इस प्लाज्मा कटर से काटा जाएगा, उसके हिस्से को बाहर लाया जाएगा जो 800 mm की पाइप डाली गई है, और सुरंग के अंदर फंसी ऑगर मशीन के हिस्सों को हटाने के बाद मैनुअल तरीके से रेस्क्यू टीमें आगे बढ़ेंगी। तो ये देखिए, 2 प्लाज्मा कटर मशीन इन्हीं 2 बॉक्स में लाए गए हैं। हैदराबाद से इन्हें एयरलिफ्ट किया गया वायुसेना के विमान से। देर रात ये प्लाज्मा कटर मशीन लाई गई और इन्हें टनल में लगा दिया गया है। जो काटने का काम है वो इस वक्त चल रहा है। लेकिन सवाल सबके सामने यह है कि 15 दिन से मजबूर सुरंग में फंसे 41 मजदूर तो कैसे आएंगे, और प्लान इनको निकालने का क्या क्या है? तो प्लान ए की बात करते हैं। प्लान ए क्या है, ये देखिए। प्लान ए ये है कि सिलक्यारा छोर से रेस्क्यू हो रहा है, ऑगर मशीन टूट गई, ड्रिलिंग बंद हो गई है। प्लान बी ये है कि सुरंग के ऊपर से ड्रिलिंग की जाए। 86 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी है, मशीन को पहुंचा दिया गया है ऊपर। और प्लान सी ये है कि बड़कोट छोर से रेस्क्यू किया जाए। रास्ता बनाने के लिए अब तक 3 ब्लास्ट किए जा चुके हैं। तो ये 3 प्लान है। हालांकि पहला प्लान जो है वो इस वक्त रुक गया है, क्योंकि जो ऑगर मशीन थी वो टूट गई, लेकिन प्लान बी और प्लान सी पर काम चल रहा है। लेकिन जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि इस प्लान को आगे बढ़ाने में वक्त लगेगा। रेस्क्यू में जुटे टनलिंग एक्सपर्ट ने क्या कहा है वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि अभी ऑगर मशीन को काटा जा रहा है और 16 मीटर तक ऑगर को काटना बाकी है। प्लाज्मा कटर से बहुत मदद होगी। तो आप ये नई मुसीबत देखिए कि 10 मीटर की दूरी मजदूरों के बीच और रेस्क्यू टीम की बची थी, लेकिन ऑगर मशीन टूटी तो 16 मीटर जो हिस्सा है ऑगर मशीन का इस 800 mm की पाइप में फंसा हुआ है, और उसको निकालने के लिए प्लाज्मा कटर की मदद ली जा रही है। We're still cutting the auger to get the screw out. There's about 16 meters more of auger to cut. Official is that it'll cut the steel faster. So at the moment we're using argon cutter. The plasma machine is a lot hotter, it cuts the steel much faster. तो टनलिंग एक्सपर्ट हैं जो उनके सामने नई चुनौती आ गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तरकाशी से संवाददाता दीपक रावत जुड़ गए हैं, अंकित गुप्ता हैं और संजय त्रिपाठी भी जुड़ गए। आप तीनों के पास आएंगे। क्या इस वक्त रेस्क्यू को लेकर चल रहा है वो जानकारी लेंगे, लेकिन कुछ और चीजें आपको बता देते हैं। 15 दिन से जो ये मेहनत चल रही है 41 मजदूरों को बचाने के लिए, तो उसमें क्या कुछ हो रहा है। प्लान ए की अगर बात करें हम, तो मजदूरों से करीब 10 मीटर की दूरी पर काम चल रहा था, लेकिन ये ठप हो गया। तो ये प्लान ए जो है ये फिलहाल ठप हो गया है। इसके अलावा 47 मीटर की ड्रिलिंग बाकी थी। एनडीआरएफ ने पाइप में मॉक ड्रिल भी की थी। बहुत उम्मीद थी कि सब कुछ सही रहेगा, लेकिन अब ऑगर मशीन के टुकड़े निकाले जाएंगे और हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मशीन मंगाई गई है। ऑगर के टुकड़े निकालकर मैनुअल ड्रिलिंग होगी और मैनुअल ड्रिलिंग में काफी समय लग सकता है। तो 47 मीटर तक पहुंच गई थी टीमें, लेकिन ऑगर मशीन टूटने के बाद जो प्लान ए है
उसमें ब्रेक लग गया है। तो ये प्लान ए जो सबसे बड़ी उम्मीद थी और प्लान ए का जो आधार स्तंभ थी ऑगर मशीन, उसके टूटने के बाद स्थितियां ये हैं कि 10 मीटर पहले ये ऑपरेशन रोकना पड़ गया। और अभी के जो मौजूदा हालात हैं वो ये हैं कि इस प्लान ए में 16 मीटर तक ऑगर मशीन फंसी हुई है, उसके मलबों को निकालना है और हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मशीन मंगाई गई है और उसी से ऑगर मशीन के टूटे हुए हिस्सों को काट काट कर बाहर निकालने का काम जारी है। तो ये प्लान ए की बात हम आपको बता रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर है, मैनुअल ड्रिलिंग का काम भारतीय सेना की निगरानी में चलेगा। तो जो प्लाज्मा कटर मशीन मंगाई गई है जिससे ऑगर मशीन के हिस्सों को, टूटे हुए हिस्सों को काट कर निकालना है, जो 16 मीटर तक फंसे हुए हैं उसे काटने का और निकालने का जो काम है वो हो रहा है। इन सब के बीच मैनुअल ड्रिलिंग को लेकर बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि मैनुअल ड्रिलिंग का काम भारतीय सेना की निगरानी में चलेगा। तो 10 मीटर की जो दूरी है उसे मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए पूरा किया जाएगा और सेना इसकी निगरानी करेगी। अंकित आपके पास आ रहे हैं, चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं, ऑगर से बड़ी उम्मीदें थी लेकिन वो मशीन ही टूट गई। मैनुअल ड्रिलिंग किस तरीके से आगे बढ़ेगी, कितना वक्त लगेगा, उसके लिए क्या मास्टर प्लान है? अवधेश, यही कहा जाएगा कि जो सबसे बड़ी उम्मीद थी वो तो फिलहाल हट चुकी है और अब वो एक बाधा फिलहाल के लिए बनी हुई है, लेकिन उस बाधा को दूर करने के लिए अब एक नई मशीन लाई गई है, प्लाज्मा मशीन, और उम्मीद की जा रही है कि अगले 6 से 8 घंटे में वो जो प्लाज्मा मशीन है, प्लाज्मा कटर मशीन है, वो ऑगर मशीन को काट करके बाहर निकालेगी। और इसी वजह से इस वक्त अगर आप टनल के बाहर की हलचल को देखें तो आपको बहुत ज्यादा हलचल नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सबको पता है इस वक्त जो है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन का जो काम चल रहा है उसमें जो सबसे बड़ी अड़चन है वो ऑगर मशीन बनी हुई है, क्योंकि जब तक वो बाहर नहीं निकलती, जो रेस्क्यू टनल बनाई गई है उसके अंदर दोबारा काम शुरू नहीं हो सकता। मैनुअल काम भी तभी शुरू हो सकता है जब ऑगर मशीन का वो हिस्सा जो कि फंसा हुआ है उसको काट करके बाहर निकाला जाए। और इसी वजह से एक तस्वीर आपको और दिखा देता हूं, जानकारी भी दूंगा। देखिए, एनडीआरएफ के जो जवान 13वें दिन यानी कि अब से 2 दिन पहले बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रहे थे। फिलहाल वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है उनसे कहा जाएगा और वो अंदर जाएंगे और रेस्क्यू ऑपरेशन का काम पूरा करेंगे। इस सबके बीच में मैनुअल ड्रिलिंग की जो हम बात कर रहे हैं, जब मैंने एक्सपर्ट से बात की है उनका कहना है कि 24 से 36 घंटे का वक्त लग सकता है इस मैनुअल ड्रिलिंग में। और इस लिहाज से देखा जाए तो ये ऑपरेशन मंगलवार से पहले पूरा होता नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल अंकित, बने रही हमारे साथ। एक और बड़ी खबर है और ये अच्छी खबर इस ऑपरेशन के लिए नहीं है। उत्तरकाशी में जारी ऑपरेशन के बीच बड़ी खबर आ रही है, मौसम विभाग ने उत्तरकाशी में येलो अलर्ट जारी किया है और सोमवार को उत्तरकाशी में हल्की बारिश हो सकती है और मौसम अगर खराब हुआ तो रेस्क्यू ऑपरेशन पर असर पड़ेगा और बारिश हुई तो रेस्क्यू ऑपरेशन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो ये एक चिंताजनक खबर आ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच से। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगर बारिश होती है तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने में मुश्किलें आएंगी। और जो तमाम मुश्किलें आ रही हैं उनमें से एक और परेशान करने वाली और चिंता वाली खबर आ रही है, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और ये जो बारिश है ये होती है अगर, तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। 41 मजदूरों का रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही। चलिए, प्लान ए के बारे में हमने आपको बताया था, अब प्लान बी के बारे में आपको बताते हैं। प्लान बी क्या है? वो है वर्टिकल ड्रिलिंग, यानी कि सुरंग के ऊपर छेद किए जाएंगे और वर्टिकली 86 मीटर की खुदाई की जाएगी। 86 मीटर खुदाई की तैयारी है। सिलक्यारा साइड से सुरंग के ऊपर रास्ता बनाया गया है और बीआरओ ने टनल के ऊपर 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क पहले ही बना दी थी और वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए जेसीबी से मशीनें ऊपर ले जाई जा रही हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और ये आप तस्वीर देख भी पा रहे हैं, यही वो मशीनें हैं जो वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए इस वक्त ऊपर ले जाई जा रही हैं। और प्लान बी जो है वो इन्हीं मशीनों के जरिए काम होगा और कई टन वजनी मशीनें हैं जिनको पहुंचाया जा रहा है। वर्टिकल ड्रिल के जरिए मशीन तैयार करने में वक्त लगेगा और वर्टिकल ड्रिलिंग की रफ्तार मिट्टी और चट्टान पर निर्भर है कि किस तरीके की चट्टानें हैं। ज्यादा सख्त जमीन पर वर्टिकल ड्रिलिंग में ज्यादा वक्त लगेगा। तो ये प्लान बी है जिस पर काम चल रहा है, लेकिन इसमें भी तमाम चुनौतियां हैं और जो येलो अलर्ट मौसम विभाग का आया है वो एक नई चुनौती बनकर आया है। एक बार फिर से उत्तरकाशी का रुख करते हैं, हमारे सभी सहयोगी बने हुए हैं। संजय, आपके पास आ रहे हैं। एक तरफ ऑगर मशीन को लेकर अच्छी खबर नहीं आई, तमाम प्लान बी और सी पर काम चल रहा है। इन सब के बीच जो वर्टिकल ड्रिलिंग की बात हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन मजदूरों की सेहत को लेकर क्या जानकारी? क्योंकि 15 दिन बीत गए, कल 3 मजदूरों के बीमार होने की भी खबर आई थी।
मज़दूरों की सेहत बेहतर है, उनसे लगातार कम्युनिकेशन चल रहा है। उनको जो खाने पीने का सामान चाहिए, चाहे वो अंडा हो, दूध हो, दाल सब्जी हो, सब उनको दिया जा रहा है और उनकी सेहत बेहतर बताई जा रही है। कुछ लोगों को थोड़ा मनोवैज्ञानिक समस्या हुई थी, उसके लिए जो मनोचिकित्सक है उनसे भी कम्युनिकेशन लगातार मज़दूरों को कराया जा रहा है, जिससे कि वो अंदर भीतर जो 15वां दिन है आज उसमें फंसे हुए हैं लगातार, तो घबराए नहीं, धैर्य बनाए रखें। उम्मीद की जा रही कि ऑपरेशन बहुत जल्द ख़त्म होगा। जिस तरह का आपने बताया ऑपरेशन ए, बी और सी, ए में जो हैदराबाद से मशीन आई है प्लाज्मा कटर, वो लगातार कटिंग का काम कर रही है। 30 मीटर ऑगर मशीन का जो आगे का ब्लेड है उसको काट के निकाल दिया गया है। लगभग 16 मीटर जो ब्लेड और अंदर जा चुका है उसको भी काट कर निकाला जाएगा। उसके बाद जिस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये मशीन अटकी थी उसको चेक किया जाएगा, उसकी कटिंग का काम किया जाएगा और फिर मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी। जो आप प्लान भी बता रहे हैं ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग का, उसमें समस्या ये आ रही है कि ऊपर से जब ड्रिलिंग की जा रही है तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और उस वाइब्रेशन से जो नीचे की ओर सिलक्यारा की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें मुश्किलें पेश आ रही हैं, क्योंकि ये वाइब्रेशन जोर से होगा तो मलबा और भीतर आ सकता है, मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जो प्लान सी है बड़कोट की तरफ से टनल खोदने का काम, तो 1700 मीटर की वो टनल है, 500 मीटर उससे दूर मजदूर हैं। 500 मीटर की दूरी बहुत होती है अवधेश। अभी तक वहाँ से जो काम हुआ लगभग 9 मीटर की खुदाई हो पाई है, तो वो प्लान सी में बहुत ज़्यादा संजय, आप प्लान सी की बात कर रहे हैं तो प्लान सी भी एक बार दर्शकों को समझा देते हैं विस्तार से कि प्लान सी क्या है। दरअसल 41 मजदूरों को निकालने के लिए एक ही बात आपने सुन ली, 2 प्लान बी जो है उसका संजय ने बताया कि उस पर काम हो रहा है लेकिन वाइब्रेशन ज्यादा है, मुश्किल कर रहा है। लेकिन प्लान सी क्या है वो हम आपको बताते हैं। प्लान सी ये है, सुरंग के बड़कोट छोर से भी रेस्क्यू की तैयारी है। बड़कोट छोर से हॉरिजॉन्टल खुदाई जारी है। बड़कोट छोर से खुदाई के लिए अब तक 3 ब्लास्ट किए गए हैं, लेकिन बड़कोट छोर की बात करें तो जो जैसा कि संजय बता रहे हैं कि 500 मीटर की दूरी है और 500 मीटर बहुत ज्यादा होती है। यहां 10 मीटर पर जो मुश्किलें आई उसके बनिस्बत आप समझ सकते हैं कि 500 मीटर तक पहुंचने के लिए क्या क्या मुश्किलें हो सकती है और कितना वक्त लग सकता है। एक बार फिर से उत्तरकाशी का रुख करते हैं, दीपक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, प्लान ए, बी और सी तीनों को अगर हम देखें तो तीनों की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, इन सब के बीच लगातार वक्त बढ़ रहा है। क्या इन प्लान्स के अलावा भी कुछ अन्य विकल्पों पर बातचीत हो रही है, क्योंकि तीनों की अपनी अपनी मुश्किलें हैं और वक्त बढ़ रहा है लगातार? देखिए अवधेश, प्लान ए, बी, सी, डी ऐसे कई सारे प्लान तो तैयार करने ही होते हैं, लेकिन मैं सबसे अहम जानकारी यहाँ पर आपको ये दे दूं कि एक टाइम पर एक प्लान पर ही काम हो पाएगा। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो टनल की परिस्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, ऐसी बिल्कुल नहीं है कि आप उसको 3 जगहों से एक बार छेद दो। अगर आप 3 जगह से एक बार छेदने की कोशिश करोगे तो ये पूरी की पूरी टनल कोलैप्स भी हो सकती है। ये लगातार एक्सपर्ट लगातार कहते रहे। यही वजह है कि जब 4-5 दिन पहले आपने ऊपर भी रोड बना दी, आपने साइड से भी खोदने की कोशिश कर दी, पीछे की तरफ भी ब्लास्ट कर दिए, तो यहां पर कंपन हुआ और एक दिन तो ऐसी घटना हुई कि क्रैक्स की आवाज आई, जिसके बाद से दहशत का माहौल था, लोगों को बाहर निकलना पड़ा। और उसी दिन ये तय कर लिया गया था कि आपको बाकी जगहों से एक साथ नहीं खोदना है, आप जो मेन रास्ता बना रहे हैं, जो सबसे नजदीक रास्ता है, जो करीबन 60 मीटर का फासला है, उस फासले पर काम करना है। और उस फासले को हम काफी हद तक क्रॉस भी कर चुके हैं, 50 मीटर के आसपास हम पहुंच चुके हैं। ऐसे में अगर हम आगे से ही मैनुअल ड्रिलिंग करेंगे, आगे से ही अगर हम जाने की कोशिश करेंगे तो शायद आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वहां से पहुंच सकते हैं। लेकिन दूसरे रास्तों पर ड्रिलिंग करना आसान नहीं होगा। ये मैं आपको ऊपर की तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां बीआरओ ने सड़क बनाई है करीबन 1.5 किलोमीटर की। इस सड़क को बनाने में भी बहुत मुश्किल आई, यहां पर हैवी मशीन को ले जाने में भी पूरी रात पूरी दिन लग जाता है। और ऐसे में वहां पर बड़ा प्लेटफॉर्म सेट करना हैवी मशीन के लिए और ड्रिलिंग करना, ड्रिलिंग भी आपको 100 मीटर से ज्यादा की करनी है, 10-20 मीटर की नहीं है, 100 मीटर की ड्रिलिंग। और इतना ज्यादा कंपन ये टनल नहीं झेल पाएगी, जिसमें ऑलरेडी लगातार मलबा गिरने की जो घटनाएं वो हो रही हैं। तो ऐसे में विकल्प जरूर तैयार किए गए हैं, लेकिन एक विकल्प पर एक ही टाइम पर काम हो सकता है, क्योंकि अगर आपने 4 तरफ से कंपन दिया तो इसकी मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाएगी। एक और खबर यहां पर यह है कि पानी का रिसाव लगातार बढ़ रहा है। ऊपर पानी का स्रोत है, उसका रिसाव बढ़ रहा है। दिन के वक्त टनल के जो ऊपरी हिस्सा है, यहां पर भी पानी दिखना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में अगर बारिश, जो आप बोल रहे थे कि उत्तरकाशी में बरसात की बात कही है मौसम विभाग ने, तो बारिश होती है तो मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी का स्रोत, जो पानी है, वो सीधा टनल के भीतर जाता है, जहां पर 41 लोग फंसे हुए हैं। इसलिए कहा भी ये जा रहा था कि पानी की वहां कोई समस्या नहीं है, वहां स्रोत का पानी आ रहा है। लेकिन बारिश हुई तो वो पानी बढ़ेगा और पानी बढ़ने के बाद जैसे दिन बढ़ रहा है, ऑपरेशन की चुनौतियां भी बढ़ रही है और यही वजह है कि बेहद सावधानी के साथ इस ऑपरेशन को बढ़ाया जा रहा है। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। नजरें बनाए रखिएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर है, रेस्क्यू ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लगातार नजर बनी हुई है। कल शाम भी पुष्कर धामी सुरंग के अंदर गए थे और मजदूरों से बात
बातचीत की थी और लगातार वो नजर बनाए हुए, क्योंकि उन्होंने ये बयान दिया था कि प्रधानमंत्री भी रोज इस सुरंग के रेस्क्यू को लेकर अपडेट्स ले रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है और बहुत नज़दीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे और अंदर जो लोग हैं ने कुछ बात करी है, उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग उनके अंदर कोई ऐसे वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए, हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए। तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार के स्तर पर हो, राज्य सरकार के स्तर पर हो, सभी हमारी एजेंसियां, सारे लोग अपने फुल एफर्ट्स कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन हर प्रकार से मतलब कि कितनी वहाँ पर प्रोग्रेस हुई है, सभी प्रकार की चिंता कर रहे हैं। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो ऑपरेशन है वो हमारा पूरा हो जाएगा। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। प्लान ए, बी, सी पर काम चल रहा है, लेकिन चुनौतियां भी साथ साथ हैं और सावधानी के साथ इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। 3 प्लान पर काम चल रहा है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, जो मजदूर टनल में फंसे उनके परिजनों की चिंताएं और परेशानी बढ़ती जा रही है। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप, ये बताइए आपका वहाँ पे कौन है, क्या नाम है आपका? अच्छा, राम मिलन नाम है। क्या दुआएं मांगी जा रही हैं ये बताएंगे? मैं दुआ से मांग रहा हूँ भगवान से कि जल्द से जल्द निकल आए मेरे पापा जी। तो यही कहूँगी कि सरकार जल्द से जल्द अपना काम पूरा करे। आपके भी पापा हैं, क्या नाम है आपका? नाम है दिव्यांश। दिव्यांश, आपके पापा का क्या नाम है? सत्यदेव। क्या कहना चाहेंगे? भगवान के आगे भी आए हैं, सरकार से क्या उम्मीदें हैं? तो दिल तो घबराएगा ही, कहते हैं कि निकल जाएंगे, उसके बाद भी दिन बीत जाता है तो सोचने लगते हैं कि अभी नहीं हुआ है। कितनी उम्मीद लगा रखी है आपने? भगवान के आगे भी पहुँचे हैं, सरकार भी आपके पास है। उम्मीद तो पहुंचता है, जो इसमें न्यूज़ में देखते हैं तो खुशहाली आ जाता है कि निकल जाएंगे। रास्ते में कुछ पड़ गया है, मशीन भी ख़राब हो रहा है, बताते हैं तो फिर जीव दुखी हो जाता है, फिर हौसला बढ़ता है, फिर घबराने लगता है। क्या कहना है, रोज वह बात है, रोज वह बात है का कि आज निखर जी 10 बजे 8 बजे 9 बजे यहाँ हो रहा है। कहा आज निकर जी तो कहते हो ठीक है, अब निकरी ही हमारे भैया निकरिए तो ही जो खुश हो लागत है तो कहीं फिर रहे, फिर ना वहाँ कोई दिक्कत आ जाती है मशीन में, यहाँ फिर वैसे ही हो जाती। अब भगवान ने जान सके भैया, अब क्या बताइए कब तक निकरी ही, यहाँ भगवान पर भरोसा है। परिजनों को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि सरकार पर भी भरोसा है, भगवान पर भी भरोसा है, रेस्क्यू पर भी भरोसा है, लेकिन रोज जो मियाद बढ़ती है। अब बात आसमान में फैले खौफ की। मिडिल ईस्ट के आसमान में उड़ान भर रहे विमानों के सिग्नल अचानक गायब हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये कोई साजिश है? ये साजिश किसकी है और कितनी खौफनाक है? ये रिपोर्ट देखिए। 370 right of takeoff. तारीख 8 मार्च 2014, वक्त रात 12:41, जगह कुआलालंपुर, मलेशिया। 8 मार्च 2014 की आधी रात बीत चुकी थी। कुआलालंपुर शहर की बड़ी आबादी नींद के आगोश में थी, लेकिन एयरपोर्ट पर उस दिन गहमा गहमी आम दिनों से ज्यादा थी। 12:41 पर कुआलालंपुर एयरपोर्ट से MH370 प्लेन ने उड़ान भरी। बोइंग 777 इस विमान में 239 लोग सवार थे, 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स। प्लेन को 6 घंटे का सफर तय करते हुए सुबह 6:30 बजे चीन की राजधानी बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचना था। टेक ऑफ के दौरान 7 से 8 घंटे की उड़ान के लिए काफी फ्यूल था। दूसरी तरफ मौसम भी बिल्कुल साफ था, सब कुछ ठीक चल रहा था। प्लेन को टेक ऑफ के लिए 38 मिनट हो चुके थे। इसके बाद कैप्टन ने ATC के साथ आखिरी बार बात की। 370 right of takeoff.
इसी बातचीत के बाद पायलट को वियतनामी एयर स्पेस कंट्रोलर से संपर्क करना था, लेकिन ठीक इसके 2 से 3 मिनट बाद ही प्लेन मलेशिया और वियतनाम दोनों की रडार स्ट्रीम से बाहर हो गया। और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी न था। प्लेन ने एक शार्प लेफ्ट टर्न लिया, कोई मेडे भी कॉल नहीं हुई और मलेशिया बोइंग 777 विमान 239 यात्रियों के साथ इतिहास की किताबों में दुनिया के सबसे रहस्यमय हवाई हादसों में दर्ज हो गया। दुनिया की सबसे खौफनाक त्रासदी को 10 साल होने वाले हैं, लेकिन आज तक विमान का पता नहीं लग पाया है। हादसा क्यों हुआ? विमान का संपर्क क्यों टूटा? 239 लोगों की जान कैसे गई? इस बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। लेकिन एक दशक बाद एक बार फिर दुनिया के हवाई सफर पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस बार मलेशिया नहीं, मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट यानी वो देश जिन्हें दुनिया का दिल कहा जाता है, जहां इंसानी वजूद की विरासतें सर्रे सर्रे पर मौजूद हैं। सऊदी अरब, ईरान, इराक, यमन, जॉर्डन, साइप्रस, इजराइल, लेबनान जैसे 18 देश मिडिल ईस्ट में गिने जाते हैं। कहने को कई अमीर देश मिडिल ईस्ट में आते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में इन्हीं देशों से दुनिया को डराने वाली खबर आ चुकी है। जानना चाहते हैं कैसे? तो गौर से सुनिए। मिडिल ईस्ट में विमान बार बार रास्ता भटक रहे हैं। विमानों का सिग्नल अचानक गायब हो रहा है। एक तरह से विमान ब्लाइंड फ्लाई कर रहे हैं। खास तौर पर ईरान के करीब से गुजर रहे विमान जीपीएस सिग्नल गायब होने के कारण काफी देर तक ब्लाइंड फ्लाइंग कर रहे हैं, जिससे उनके क्रैश होने या दूसरे विमान से टकराने का खतरा पैदा हो गया है। मिडिल ईस्ट के आसमान से रोजाना हजारों फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं। हमारे देश के अलग अलग शहरों से भी पश्चिम को जाने वाली ज्यादातर फ्लाइट का रूट मिडिल ईस्ट से ही होकर जाता है। अक्टूबर की बात करें तो भारत से 8,475 यात्री विमानों ने पश्चिम की तरफ उड़ान भरी। 270 विमान पश्चिमी देशों की तरफ उड़ते हैं। बीच आसमान में जहाज के भटकने से लाखों लोगों की जान पर खतरा है। इसीलिए DGCS यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इसे लेकर सभी भारतीय एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी की है, जिसमें इस खतरे के बारे में बताने के साथ ही इससे निपटने का तरीका भी समझाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आसमान में विमान बिना सिग्नल के उड़ते रहे तो क्या हो सकता है? मिडिल ईस्ट का आसमान, रास्ता भटकते विमान। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से मिडिल ईस्ट के ऊपर जाते हुए विमान अपना रास्ता भटक रहे हैं। सबसे पहले देखिए और समझिए कि किस तरह से भारत से जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है उसने एक सर्कुलर इशू किया है 24 तारीख को, जिसमें कहा गया है कि भारत से जो विमान टेक ऑफ कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के अलग अलग इलाके, जिसमें इस सर्कुलर में अलग अलग नाम दिया गया है, चाहे वो इजिप्ट हो, इजराइल हो और बाकी जो मिडिल ईस्ट के देश हो, चाहे वो ओमान हो या फिर सऊदी अरेबिया, इस तरह के देशों का नाम दिया गया है जहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या फिर कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना है। वहां से अगर विमान जा रहे हैं, न केवल लैंड हो रहे हैं बल्कि जा रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि यहां पर जीपीएस और विशेष तौर पर टेक्निकली जिसे कहा जाता है GNSS यानी कि ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो जा रहा है। यानी कि हर उस विमान के लिए, हर उस पायलट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और इसीलिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक एडवाइजरी, एक सर्कुलर इशू किया है जिसमें कहा गया है पहला एयरपोर्ट ऑपरेटर को क्या करना है, दूसरा पायलट को, एयरलाइन को और फिर ATC को। इस तरह के जब कंप्लेंट्स आ रहे हैं,
इस स्थिति में उन्हें क्या करना है अगर वो मिडिल ईस्ट से जा रहे हैं तो। एविएशन की भाषा में इस तरह की घटनाओं को एयरक्राफ्ट स्पूफिंग कहते हैं। असल में नेविगेशन सिस्टम ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो पायलट को उड़ान से जुड़ी सभी जानकारी देता है। ये विमान के कॉकपिट में लगा होता है। यहीं बैठकर पायलट विमान को ऑपरेट कर रहे होते हैं। मामले को ऐसे समझें। आसमान में उड़ान पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नजर रखता है। एक एटीसी का दायरा 40 मील यानी करीब 100 किलोमीटर तक होता है। मसलन दिल्ली से इटली जाने वाली फ्लाइट का कंट्रोल 100 किलोमीटर तक दिल्ली एयरपोर्ट पर रहेगा, जिसके बाद दिल्ली एटीसी से इसे दूसरे एटीसी को सौंप दिया जाता है। इसी तरह जिस भी देश के आसमान में जहाज होता है, उस देश का एटीसी उड़ान को कंट्रोल करता है। एक वक्त में आसमान में हजारों फ्लाइट उड़ान भरती हैं। हर फ्लाइट आसमान में जीपीएस सिग्नल्स के माध्यम से रास्ते को नेविगेट करती हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट से गुजरने वाली फ्लाइट्स को गलत या फर्जी जीपीएस सिग्नल भेजे गए हैं, जिससे कई विमान रास्ते से भटक गए। सवाल यह है कि अगर लंबे वक्त तक विमान का सिग्नल गायब हो जाता है तो क्या होगा? ये जो जीपीएस सिस्टम होता है, ये सैटेलाइट्स पे काम करता है। सैटेलाइट्स का ग्रुप होता है जो सब उसकी लोकल पोजीशन को अपने कैलकुलेट करके इस्टेब्लिश करते हैं, और जो रिसीवर होता है उसको उसकी पोजीशन मिलती है, जीपीएस। अगर आप सैटेलाइट का सिग्नल बंद कर दीजिए तो जीपीएस बंद हो जाएगा। तो जिस कंट्री की सैटेलाइट होती है वो बंद कर देती है। वो बंद कर देगी तो आपको सिग्नल नहीं मिलेगा। पर जीपीएस अगर आपको पोजीशन नहीं मिल रही, इसका मतलब जहाज के इंस्ट्रूमेंट खराब हो गए। आपकी नेविगेशन है, जहाज के अंदर और नेविगेशन इक्विपमेंट लगे हुए हैं, पर अगर आपका सारा का सारा दारो मदार जीपीएस पे डिपेंड करता है कि अगर जीपीएस नहीं है तो आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी, वो दूसरी बात है। पर ऐसा नहीं होता। सब जहाजों में जीपीएस जो होता है एडिशनल होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर 2023 में ईरान के पास कई कमर्शियल फ्लाइट्स के नेविगेशन सिस्टम खराब हो गए और एक फ्लाइट बिना इजाजत ईरान के एयर स्पेस में घुस गई थी। विमानों के जीपीएस में गड़बड़ी की अब तक करीब 12 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सबसे आखिरी मामला 20 नवंबर को तुर्की में अंकारा के पास सामने आया था। हर जहाज में एक रिसीवर ऑटोनोमस इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग रेम इस तरह की एक सिस्टम लगा होता है जो जीपीएस डेटा को अपने इनर्शियल रेफरेंस डेटा के साथ और अपना करंट पोजीशन के साथ हमेशा मापते रहता है और देखता है कि कितना फ़र्क है दोनों में। अगर आपका रेम एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है, अगर आपका रेम अच्छा होगा हवाई जहाज़ का, तो ये जो जीपीएस स्पूफिंग आपके जहाज़ पे काम नहीं करेगा। अगर काम भी करेगा तो थोड़े समय के लिए करेगा, उसके बाद हवाई जहाज़ अपने आप को सही नियंत्रण में और सही दिशा में ले आएगा। विमान के नेविगेशन सिस्टम को स्पूफ करने की घटनाएं उत्तरी इराक और अजरबैजान में इरबिल के करीब हुई हैं, जो बेहद व्यस्त एयर ट्रैफिक रूट है। वैसे इसके पीछे की एक वजह इजराइल हमास जंग मानी जा रही है। माना जा रहा है कि जिन इलाकों में जंग छिड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की तैनाती के कारण जैमिंग और स्पूफिंग हो रही है। ये फर्जी सिग्नल कौन कहां से भेज रहा है, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। जब तक इसका खुलासा नहीं होता है, दुनिया के हजारों विमानों पर खतरा बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।